वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग वन लाइनर इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस सेट में कौन से नए क्वेश्चन लेके साइटोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत मैं फिर आया हूँ। जैसा कि पहले कि मैंने आपको बताया था कि ये वन लाइनर जो प्रैक्टिस सेट हैं, इसमें ऐसा नहीं कि सिंपल सा एक ही क्वेश्चन उसका आंसर दे दें। इसमें आपको उस क्वेश्चन से संबंधित एक्सप्लेनेटरी मेथड के द्वारा मैं पूरी तरीके से विधिवत आपको उस क्वेश्चन से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से आपको एक टॉपिक के अंतर्गत कई चीज़ें पता चल जाती हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए साइटोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अगली स्लाइड में दिखाई देगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं कर दी है कि आपको जो क्वेश्चन इस स्लाइड में दिख रहा है, ये क्वेश्चन है सेल में इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं। आपके पास 10 सेकेंड है, इसका आंसर अगली स्लाइड में आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। मैं आपको यहाँ बता दूंगा और उसके साथ ही साथ मैं इसमें कई चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन आपको समय दिया गया है। आप आंसर एक बार अपने माइंड में सोचिएगा कि सेल में सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है सेल में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग प्लाज्मा लेम्मा कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता भी हूँ कि जैसे कोई सेल होती है, ये सबसे सेल है, इस सेल में ये प्लांट सेल ले लेते हैं। इस सेल में जो सबसे बाहर की लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर, ये तो सेल वॉल होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। थोड़ा सा यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन जो ये अंदर की लेयर आपको दिख रही है इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, पीएम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि जो सेल में सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको प्लाज्मा लेम्मा कहते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इनर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा लेम्मा या सेल मेम्ब्रेन, वो सभी में पाई जाती है। मतलब वो एनिमल सेल में भी होगी और प्लांट सेल में भी होगी, लेकिन जो सेल वॉल है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इसी का आंसर आपको दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए आंसर आपको पहला दिख रहा है, प्लाज्मा लेम्मा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा लेम्मा किस प्रकार की मेम्ब्रेन है। आपके पास समय है 10 सेकंड का। इसका आंसर आप सोचिए कि प्लाज्मा लेम्मा किस प्रकार की मेम्ब्रेन है। इसमें किस प्रकार का मतलब है कि उसके नेचर के बारे में बताना है कि कैसे वर्क करती, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो प्लाज्मा लेम्मा है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसको हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। प्लाज्मा लेम्मा की खोज नैगली ने की थी। प्लाज्मा लेम्मा के द्वारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आवागमन होता है। मतलब अंदर से हानिकारक पदार्थ बाहर, बाहर से जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं वो सेल के अंदर पहुंचते हैं। और इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा लेम्मा जो होती है दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके द्वारा आस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। तो आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जो आस्मोसिस की प्रक्रिया होती है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसका आंसर आपको अगली स्लाइड में ऊपर की ओर दिखाई पड़ेगा। देखिए इसमें दिया गया है अगली स्लाइड में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मा लेम्मा का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था। आप लोगों के पास समय है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो आंसर इज दैट प्लाज्मा लेम्मा का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। यानी कि उन्होंने ये बताया था कि प्लाज्मा लेम्मा में सबसे आउटर मोस्ट प्रोटीन और सबसे इनर मोस्ट प्रोटीन की लेयर होती है। मतलब ये दो लेयर, ये भी प्रोटीन की और ये भी प्रोटीन की, और इन दोनों के बीच में लिपिड की बाई लेयर स्थित होती है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। तो आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर अगली स्लाइड में दिया गया है, रॉबर्टसन। पूरा नाम है जे डेविड रॉबर्टसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेल में डीएनए का निर्माण कहाँ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है और बहुत
सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है। सोच के आप आंसर एक बार अपने माइंड में रखिए कि सेल में डीएनए का निर्माण कहाँ होता है। देखिए ये एक सेल है, ठीक, पूछा जा रहा है कि सेल के अंदर डीएनए का निर्माण कहाँ होता है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये आपकी सेल, ये आपका न्यूक्लियस और इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियोलस, शॉर्ट में मैं लिखे दे रहा हूँ। तो देखिए सेल में डीएनए का निर्माण मेजॉरिटी में जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है। मेजॉरिटी में मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियोलस में भी ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है डीएनए और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, उसमें डीएनए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैंने कराया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, तो इसको विधिवत वहाँ से देखिएगा। आशा है इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका आंसर आपको अगली स्लाइड में दिख रहा होगा। न्यूक्लियस मैंने लिखा है, लेकिन इसके साथ मैंने बता भी दिया है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस में भी ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। देखिए हर प्रैक्टिस सेट में मैं पहले वाले प्रैक्टिस सेट से एक क्वेश्चन जरूर लेके आऊँगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, लाइसोसोम। मैंने बताया भी था, लाइसोसोम और ऑर्गेनेल्स विच इज़ फाउंड इन द सेल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइडल एक्टिविटी, यानी आत्महत्या की थैली हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम को। इसकी खोज डी ड्यूव ने की थी और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका आंसर आपको अगली स्लाइड में दिख रहा होगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइबोसोम की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम इन द सेल। इसका सा राइबोसोम का सिंपल सा आंसर है कि इसकी डिस्कवरी पैलेट ने की थी, PALADE। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं कि राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में 80S का होता है, जबकि उसमें उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक अर्थात बैक्टीरियल सेल में ये 70S पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होते हैं। यह सेल में न्यूक्लियस के ऊपर उपस्थित एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर भी पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। इसका आंसर आपको अगली स्लाइड में दिख रहा होगा, किसने की, पैलेट ने। क्वेश्चन नंबर 7, सेल थ्योरी किस पर अप्लीकेबल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सेल का कॉन्सेप्ट दिया था जिस साइंटिस्ट ने, या जो सेल थ्योरी है वो किस सेल पर एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिस पर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है वायरस। वायरस एक ऐसा क्रिएचर है जिस पर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। उसका कारण यह है, सेल थ्योरी ये कहती है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें लिविंग वो सब सेलुलर हैं, लेकिन वायरस एक ऐसा पार्टिकल कह सकते हैं, ऐसा क्रिएचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग की बीच की कड़ी है। उसमें नॉन लिविंग भी प्रॉपर्टी होती हैं और लिविंग भी। इसलिए जो सेल का कॉन्सेप्ट है, सेल थ्योरी, वो वायरस पर एप्लीकेबल नहीं है। इसका आंसर आपको अगली स्लाइड में दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है ये वायरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल सेल में कौन सा होता है। अभी मैंने आपको बताया है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल सेल में कौन से होते हैं। तो दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल सेल में, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है। मैंने कहा, आप लोगों से मैंने पहले भी कहा है, यहाँ इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई जाएगी इस प्लेटफॉर्म में कि आपको बस एक बार इस स्लाइड को आप देखते जाइए वीडियो को, और आप अगर प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। बस आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई कमी है तो ज़रूर उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, उसको सुधारने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। अगली स्लाइड में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर इसका आपको क्वेश्चन नंबर 8 का दिख रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, 80S राइबोसोम
यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल में किस में पाया जाता है, इसका भी अभी मैंने ऊपर अभी राइबोसोम में एक्सप्लेन किया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है एटीएस राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एटीएस राइबोसोम फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल एंड राइबोसोम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका आंसर आपको अगली स्लाइड में दिख रहा होगा। यूकैरियोटिक सेल मैंने दे रखा है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 2 का, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार नीट में पूछा गया है। आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोमल आरएनए इसका पूरा नाम है और इसका निर्माण सेल में कहाँ होता है? देखिए इस फिगर के माध्यम से मैं इसका आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस। तो जो आरएनए बनता है वो न्यूक्लियोलस में बनता है। इसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको अगली स्लाइड में ऊपर की ओर होगा, न्यूक्लियोलस। तो आशा है आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट मेरा अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसके द्वारा आपको एक एक चीज़ ऑथेंटिक रूप से बताई जाए, क्लियर की जाए। कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।